तो आप भी जानना चाहते हैं कि अपनी ट्रेड को डबल कंफर्मेशन के बाद कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और अपनी ट्रेड को विनिंग ट्रेड में कैसे बदलना है। डबल कंफर्मेशन क्या होती है, क्या आपके सेटअप को डबल कंफर्मेशन कैसे मिल सकती है। अगर ये सब आपको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं डबल कंफर्मेशन की बात कर रहा था तो वो कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये इस चार्ट को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले अपने बेसिक जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक ये सीखा था कि जब कभी भी हम ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत ही ईजी रखना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी को यूज़ ना करो। आप सिंपली क्या करना है आपको कि आपको अपने पीवट्स पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, हम पीवट्स पॉइंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और पीवट्स पॉइंट में क्या होता है कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना ऑटोमेटिकली आपको आ, बना के मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको मतलब अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि पीवट्स पॉइंट्स के द्वारा जो दिए गए हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको फॉलो करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो ये पीवट्स पॉइंट हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है, इसका सपोर्ट है। और मैं पर्टिकुलरली इस डे की बात करूँगा तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पीवट्स पॉइंट अपने आप का एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। और मैं आपको मैनुअली भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि डबल कंफर्मेशन की बात जैसे मैंने की थी कि आपको ट्रेड में डबल कंफर्मेशन के बाद ही अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है। अभी तक आपने ये देखा कि ये जो एक आउटले है इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि पीवट्स पॉइंट यहाँ पे चल रहा है और ये एक ईएमए हमने 9 ईएमए प्लॉट किया हुआ था, ये 9 ईएमए के साथ साथ जा रहे हैं। और जब भी हम कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास कोई ऐसी कैंडल, कोई रिजेक्शन की कैंडल बने जहां से हमें ट्रेंड के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आप देखिए कुछ यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे मैंने कुछ यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। तो आप ये देखिए, एक तो ये रिजेक्शन की कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक तो ये वाली रिजेक्शन की कैंडल बनी हुई है, आप देखेंगे ये। तो कुछ ट्रेडर ऐसे हो सकते हैं वो सोचेंगे कि यहाँ से तो ट्रेड का रिवर्सल होने के चांसेस हैं, तो ईएमए तक आने के बाद फिर वापस किया, फिर यहाँ तक जाने के बाद फिर ये किया। इसने जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया और फिर धीरे 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 करके नीचे आया। अब ये चार्ट बनने के बाद चार्ट को रीड करना तो ईजी होता है, लेकिन जब लाइव मार्केट का चार्ट होता है उस समय पे ये आपको कैसे कंफर्म हो कि आपको ये वाली कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या है, डबल कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। डबल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, 9 ये में हमने प्लॉट किया हुआ है। तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, रिजेक्शन तो यहाँ पर भी बना है, बट क्या ये कैंडल इसके बाद कोई 9 ईएमए के नीचे क्लोज की है? हाँ जी, क्लोज की है। सेकंड कैंडल भी कंटिन्यूअस कैंडल रेड बनी है? नहीं बनी है, तो यहाँ पर तो आपका ट्रेड बना ही नहीं है। एक कंफर्मेशन आपको ये मिला। सेकंड आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन रिजेक्ट होकर R1 के नीचे क्लोज किया, बट नेक्स्ट कैंडल वापस से रेड नहीं बनी। जब रेड नहीं बनी तो हमारा ट्रेड इनिशिएट ही नहीं होता है। थर्ड कैंडल में जाके ये ईएमए को टच करती है, फोर्थ में फिर यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल बनती है, नीचे आती है। बट ट्रेड का कंफर्मेशन हमारा तभी होता है जब कोई कैंडल हमारी ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, सेकंड कैंडल ईएमए के नीचे कंटिन्यूस रेड बन जाए, तो हम इसको अपने ट्रेड के इनिशिएट पॉइंट मान के यहाँ पर एसएल प्लेस करके इसको हम ट्रेड को आगे लेते हैं। बट यहाँ पर देखिए कोई भी ट्रेड बनानी, कोई ट्रेड बनानी, ये एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर आप देखिएगा कि एक रिजेक्शन की कैंडल भी बनी है, ठीक है, ईएमए को भी क्रॉस किया है और ये रेजिस्टेंस के भी नीचे। यहाँ पे तीन तीन कंफर्मेशन के पॉइंट है, तीन तीन इंडिकेशन आपको मिल रही है कि ये वाली जो कैंडल है ये रिजेक्ट कर रही है, ऊपर जाना नहीं चाह रही है, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रही है। सेकंड, ये जो कैंडल का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग ईएमए के नीचे, सॉरी R1 के नीचे बना है, ठीक है, और ये ईएमए को क्रॉस कर रही है R1 के भी नीचे, यानी कि डबल कंफर्मेशन हो गई।
और सेकंड कैंडल ने जैसे ही रेड कैंडल में फॉर्मेशन हुआ तो आपको कंटिन्यूस सेकंड रेड कैंडल मिल गई, तो यहाँ से आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। और जो एसएल रहता है वो एसएल एटलीस्ट आप R1 तक ले सकते हैं या इसके टॉप तक ले सकते हैं। और बाकी जैसे कि हमने बोला है कि जब भी हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो कभी भी 1:2 से कम में काम नहीं करेंगे। तो आप 1:2 को अगर यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करते हैं, डाउन ट्रेंड का ये ट्रेंड है, तो आप देखेंगे आप यहाँ से इसको मैं एक बार चार्ट पे लगा देता हूँ तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप कितने पॉइंट का एसएल देने वाले थे। ऑलमोस्ट 28 से 30 पॉइंट का आपका एसएल रहने वाला था, तो 60 पॉइंट तो मिनिमम हमें इस ट्रेड में चाहिए। तो 60 आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। और आप देखिए अगर आपने ट्रेड को डबल कंफर्मेशन पे लिया हुआ है, डबल कंफर्मेशन पे मिलता है तो वन गो में ये ट्रेंड को कैप्चर करने का तरीका है, वन गो में आपको एक कैंडल से इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा होता है। थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश करती है लेकिन ईएमए से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की है। 60 पॉइंट आपको यहाँ पर दे दिए, यानी 1:2 का जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड था यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर आप ट्रेलिंग करना जानते हैं, उसको लंबे राइड के लिए जाना चाहते हैं, तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दीजिए। और उसके बाद सेकंड ट्रेड, इसी सेम ट्रेड में आप क्या कर सकते थे, अगर आपने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया होता और वापस से आगे सेम आपका 20-30 पॉइंट के लिए परफॉर्म करते, तो अगेन 60 पॉइंट आपको यहाँ कहीं पे मिल जाते। यहाँ पर भी देखिए कैंडल का रिवर्सल आ रहा है बट हमारी प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, उसके बाद कोई कैंडल बन रही है। कोई इसको और मैक्सिमाइज करना चाहता है तो वो तब तक इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करता जब तक कि उसको कोई भी कैंडल का जो फॉर्मेशन है इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले। ये यहाँ पर ओपनिंग है, क्लोजिंग इसकी यहाँ पर है ना, तो कोई भी यहाँ पर वो मिला नहीं है। डबल कंफर्मेशन यहाँ से इस तरीके से लिया जाता है। इस वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हम ईएमए की बात करते हैं, हम 9 ईएमए से ही क्यों कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, जबकि बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं वो 9 ईएमए को प्रेफर करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं 15 ईएमए को प्रेफर करते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि 21 ईएमए को प्रेफर करते हैं। इन तीनों ही ईएमए के पीछे एक क्या होता है कि बेसिकली प्रीवियस जो कैंडल्स का जो प्राइस का मूवमेंट है वो शो कर रहा होता है। 9 कैंडल में हम ये देखते हैं कि पिछली 9 कैंडल का सिंपल मूविंग एवरेज है। 9 कैंडल अगर आपकी अप ट्रेंड में जा रही है यानी कि ट्रेंड को आप पॉजिटिव बता रहे हैं। अगर 9 कैंडल आपकी डाउनवर्ड्स हो गई तो ये आपका क्या होगा, बेयरिश कैंडल बननी शुरू हो गई, तो वहाँ पर ये ट्रेंड नीचे चले जाएगा। तो ये बताता है कि जैसे जैसे ट्रेंड अगर ये आपकी ये में ऊपर की तरफ है तो यानी कि आपका जो उस दिन का ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर ये ट्रेंड आपका बेयरिश होगा तो उस केस में आपका जो एम है वो डाउन साइड की तरफ होगा। चलिए चार्ट में वो भी प्लॉट करके देख लेते हैं कि हम 9 ईएमए को ही प्रेफर किए, तो अभी अगर इस ईएमए को हमने 9 ना करके सपोज हम यहाँ पे 21 ईएमए को प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। ईएमए में आप सीधा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले लीजिएगा, 2 बार ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 9 वाले को आप सबसे पहले कर दीजिए यहाँ पर, इसके इनपुट को कर दीजिए 15। हमें बारी बारी से दोनों को ही चेक करना है, ठीक है। अब ये 15 ईएमए की एक बार मैं बात करता हूँ, बाकी सब जो सेटिंग है एज इट इज छोड़ देंगे। अब 15 ईएमए का जो कलर है वो मैंने इसमें ब्लू रखा है ताकि आप उसको इजीली पहचान पाएँ। और ये मेरा बताने का मेन पर्पज़ ये है कि हम ईएमए में कौन से ईएमए को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। ये चार्ट को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका 9 ईएमए है वो प्राइस के बहुत ही नियर 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 मूव कर रहा है, जबकि 15 ईएमए प्राइस से दूर है। तो आप ये देखिए जो ट्रेड का कंफर्मेशन यहाँ पर था, यहाँ पर 9 ईएमए हमें थोड़ा जल्दी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कंफर्मेशन दे सकता है, 15 थोड़ा लेट देगा। बट इन ईएमए की सबसे अच्छी बात ये होती है जब भी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होता है तो ये क्या करते हैं, हमेशा एक पॉइंट पर आपको ट्रेड का कंफर्मेशन देते हैं। जैसा आप ये देखिए ऑलमोस्ट सेम जगह पर, तो ये डबल कंफर्मेशन आपको मिल जाती है कि भाई 9 ईएमए यहाँ पर ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है, 15 और 9 यहाँ पर दे रहे हैं, तो यानी कि डबल कंफर्मेशन है। बट इस वाले में क्या होता है, आप ईएमए को आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। हाँ, थोड़ा चार्ट भी क्लीन हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। अब आप एक चीज़ देखिए, 9 ईएमए क्या कर रहा है, आपकी कैंडल्स के पास पास मूव कर रहा है।
15 EMA में क्या कर रहा है, इस कैंडल से काफ़ी दूरी बनाए हुए है। तो इस जगह पे क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप 9 EMA को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एंट्री आपको बहुत जल्दी से दे रहा है, तो एग्जिट के लिए भी आपको नियर बाय ही रखता है। इससे क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस बड़े नहीं होंगे। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप 15 EMA का वेट करते रहते हैं, तो 15 EMA पे कैंडल को क्लोज होने के लिए कम से कम आप देखिए, यहाँ से अगर क्लोज होता है ऑलमोस्ट 17 से 20 पॉइंट एक्स्ट्रा, अगर ये बढ़ेगा तब जाके ये आपके 15 EMA को क्लोज करेगा। कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, जबकि हम तो क्या कर रहे हैं कि 9 EMA के ऊपर क्लोज होते ही अपनी ट्रेड को एग्जिट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होने वाले हैं वो छोटे होने वाले हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस वजह से हम क्या है, 15 EMA को एग्जिट के लिए कभी भी यूज़ नहीं करते, एंट्री के लिए हमेशा हम 9 EMA को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग मार्केट में क्या करते हैं कि 21 EMA को भी यूज़ करते हैं, बट उसका एक अलग सिनेरियो होता है 21 EMA को यूज़ करने का। अगर हम इसको भी चार्ट में एक बार लगा के देखें कि अगर हम इसको 21 EMA में कन्वर्ट कर देते हैं, और 21 EMA का जो कलर होगा, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा अलग, ताकि आपको, इसको मैं रेड कर देता हूँ, है ना, सबसे डिफरेंट हो जाएगा। और अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब आपको एंट्री मिलनी थी तो तीनों के तीनों EMA सेम जगह पे क्रॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम जगह पे। कंफर्मेशन 1 R1 के नीचे क्लोज कर रहे हैं, कंफर्मेशन 2 कंटिन्यूस कैंडल भी आपको रेड मिली है, तो ये ट्रेड इनिशिएट करने की एक परफेक्ट जगह बन जाती है। और सबसे परफेक्ट जगह इसलिए भी है क्योंकि ये आपके रेजिस्टेंस के पास में, अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है रिवर्स साइड में, तो आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। बट अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो सिर्फ आपको इतना स्टॉप लॉस पे करना है। मार्केट में इतनी बड़ी रैली कैप्चर करने के लिए आपको इतनी फ़ी पे करनी है यहाँ पर। बट अगर यही चीज़ आप कहीं बीच में ट्रेड ले लेते, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तभी हम क्या करते हैं, डबल कंफर्मेशन के बाद किसी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अब जो ये हमने 21 EMA लगाया है, अब 21 EMA आप देखेंगे, ये तो हमारी जो प्राइस के अकॉर्डिंग जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये तो इनसे सबसे दूर है। अब देखिए, सबसे पास है 9 EMA, फिर है 15 EMA, फिर है 21 EMA। अगर हम 21 EMA के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में कोई ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, हो सकता है कि आपको एंट्री तो सेम जगह पर मिल जाए, बट अगर आप ये मान के चलते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि ट्रेड को तो मुझे EMA के बाहर जब कोई कैंडल क्लोज होती है क्रॉस करने के बाद, तो मैं एग्जिट करूँगा, तो आप देखिए जितना प्रॉफिट आपने यहाँ तक आने के बाद कमाया होगा, वो वापस रिवर्सल जब यहाँ पर आएगा तो ऑलमोस्ट 50% तो आपका रिवर्स हो जाएगा। तो हमें अपने ट्रेड में प्रॉफिट को कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, ना कि अपने जो ट्रेड में होने वाले प्रॉफिट को है उसको हमें लूज करके उसको कम कर देना है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें एंट्री फास्ट मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें डे ट्रेडिंग करनी है, हमें लंबे समय के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लंबे समय के लिए देख रहे हैं, तो इसको बड़े टाइम फ्रेम में 21 EMA को देखा जा सकता है, 15 EMA को देखा जा सकता है। बट अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ 9 EMA को हमें यूज़ करना है। तो बाकी के EMAs को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए, आपको डबल कंफर्मेशन की ज़रूरत है। अब तीनों EMA लगाने के बाद आपको एटलीस्ट ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि तीनों EMA में से बेस्ट EMA हमारी डे ट्रेडिंग के लिए कौन सा होने वाला है, वो है 9 EMA। और हमें सिर्फ अपने चार्ट पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानिए। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको प्रॉपर ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, तो आप पीवट्स पॉइंट का सहारा लीजिए। पीवट्स पॉइंट अपने आप में एक मिडिल पॉइंट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, और जहाँ पे आपको S1 मिलेगा, वो S1 क्या होता है, इनका सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। स्ट्रेटेजी सारी की सारी पैसा बना के देती है, बट आपको उस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करना होता है, उस एक स्ट्रेटेजी पे बार बार ट्रेड लेना होता है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना होता है। डिसिप्लिन कैसे, इसी वाली चार्ट में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन, छोटी सी कंफर्मेशन मिलती है कि ये जो है रिजेक्शन कैंडल तो बन रही है, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ। लेकिन रिजेक्शन कैंडल आपके R1 के नीचे बनी, बट इसने EMA के पास तो कोई क्लोजिंग नहीं दी है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। तो ये डबल कंफर्मेशन विद आपके डिसिप्लिन और आपके रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं। सेकंड, यहाँ पर भी आप देखेंगे इसने क्या किया, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी, बट नीचे आने के बाद वापस से रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया। रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया, भी ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ है। ट्रेंड का रिवर्सल कब होता है, जब ये EMA को क्रॉस करके EMA के नीचे जाएगा।
हमें अपने ट्रेंड को अपने साथ रखना है। ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। अगर ट्रेंड आपके साथ है तो आपको प्रॉफिट बना के देगा। तभी ये ईएमए की लाइन को मैंने प्लॉट किया। और तीनों ईएमए में से बेस्ट ईएमए आपकी ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग के लिए कौन सा होने वाला है? 9 ईएमए। तो वो भी मैंने इसमें एक कंपेयर करके आपको छोटा सा बता दिया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी बनी होगी कि हम अपनी ट्रेडिंग सेटअप में और शार्पनेस कैसे ला सकते हैं। क्योंकि हम बार बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगर चेंज करते रहेंगे तो किसी भी स्ट्रेटजी पे हमारा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। हमें स्ट्रेटजी एक ही रखनी है, बट उसमें होने वाले लॉसेस को या हम कैसे कम करें वो हमें धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते रहना है। डबल कंफर्मेशन लेने से हमारे ट्रेड को कैसे इनिशिएट करना है, प्रॉपर जो आपका ट्रेडिंग सेटअप बनता है वो ये बनता है। क्यों? आपने यहाँ पे देखा, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिजेक्शन कैंडल भी मिली है और रेजिस्टेंस के नीचे भी है, और सेकंड कंटिन्यूस आपकी रेड कैंडल भी आपको मिली है। तो ये वो पॉइंट था जहाँ से आपका ट्रेड इनिशिएट होता था, और बहुत अच्छी रैली ये देकर गया है। ठीक है, तो इसी के साथ एक दूसरे चार्ट को भी देख ही लेते हैं जब हमने सेम स्ट्रेटजी की बात की है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्लॉट करके रखा नहीं है, आपको कुछ समझाने का ऐसा कुछ था नहीं इस वाले चार्ट में, बट इसको भी हम थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए, सबसे पहली चीज़, जब ये मार्केट की ओपनिंग होती है तो ये पीविट्स पॉइंट के ऊपर होती है, बट ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। और जब ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता तो ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल लेके नीचे आती है और ये पीविट्स पॉइंट के भी नीचे आती है। बट क्या यहाँ पर आपका कोई ट्रेड बना? पीविट्स पॉइंट के नीचे आई है, बट अभी तक हमारी ईएमए के नीचे क्रॉस नहीं किया है। ईएमए के नीचे क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि अभी ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है, और पिवट्स पॉइंट के ऊपर रहता तो ये बुलिश ट्रेंड होता, नीचे हो गया तो बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो जैसे ही आपकी एक कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, सेकंड कैंडल बनी है, तो ये वो जगह बनती थी जहाँ पे आप ट्रेड को ले सकते थे। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो, क्योंकि यहाँ पे आपको पीवट्स पॉइंट यहाँ पर है, मैक्सिमम आपको पीवट्स पॉइंट तक का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। रीज़न उसका ये हुआ कि आप यहाँ पर इसके ऊपर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लगाए सीपीआर के पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। हमें भी खाली सीपीआर को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, और खाली आप पीविट्स पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो अपनी स्ट्रेटेजी में। आप जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाएँ। तो पीविट्स पॉइंट के नीचे इसने क्लोज किया, चलिए ठीक है। साथ ही साथ इसने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट जो कैंडल थी वो कैंडल भी ईएमए के नीचे आ गई, बहुत बढ़िया। हमारे एक सेटअप इनिशिएट होने के चांसेस बनते हैं। अगर हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा इतना बड़ा होने वाला है, आप देख लीजिए। और ये छोटे स्टॉप लॉस नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपका, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो देखा जाएगा ऑलमोस्ट ये आपका 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस में अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको 140 पॉइंट के लिए वेट करना पड़ेगा। पर हम लोग ये वेट करते हैं कि, अगर मैं पर्सनली इस ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करता है, रीज़न ये है क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं दे नहीं सकता। मैं स्टॉप लॉस 30 पॉइंट मैक्सिमम रखता हूँ, 25 टू 30। 70 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ये गेम है, यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। आप ट्रेडिंग सेटअप को अपना रहे हैं, रूल्स को अपना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि आपके प्रॉफिट अर्न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बट इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये, 70 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होता है, क्या ये जरूरी है कि मार्केट हमारे साथ 140 पॉइंट दे के जाए? 140 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 60 पॉइंट तो मार्केट दे के जा लेता है, बहुत इजीली दे के जाता है। तो मैं पर्सनली इसको यहाँ पे अवॉइड करता। रीज़न इसका ये था, कंडीशन सारी मेरे फेवर में है, पिवट पॉइंट के नीचे है, ईएमए के भी नीचे है, ट्रेडिंग सेटअप भी बना है, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि जो ये ईएमए है, ये ईएमए प्राइस के साथ मूव करते करते धीरे धीरे कुछ मुझे यहाँ कहीं पे मिले, यहाँ कहीं पे मिले, यहाँ कहीं पे मिलेगा तो मैं एक बार को यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए सोच सकता हूँ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है हर किसी की पर्सनल रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कि वो कितना रिस्क ले सकता है और कितना उसको प्रॉफिट चाहिए। हालांकि आप देखेंगे, अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेता है, 70 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बट अगर लेता है तो स्टॉप लॉस उसको हिट नहीं करेगा और एट लास्ट उसको प्रॉफिट में दे के जाता है। लेकिन ये बहुत रिस्की मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, इतने बड़े स्टॉप लॉस में काम नहीं किया जा सकता। ऑलमोस्ट आप देखिए, आप 70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस 73 पॉइंट का ले रहे हैं,
तो मतलब आपको 140 पॉइंट चाहिए 1:2 के लिए। तो हालांकि 140 142 दे के गया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हमें मिल जाए सेम डे में? हो सकता है कि मार्केट ना दे, तो इतना बड़े स्टॉप लॉस लेने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था मेरे हिसाब से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेवर में चलने के बाद भी लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ाने की वजह से हम नहीं ले सकते थे। सेकंड देखिए, वापस से मार्केट ने कुछ समय पे यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। आप ये देखिए ऐसे करते, लेकिन पीवट्स पॉइंट के ऊपर इसने बिल्कुल भी नहीं गया। जब ये पीवट्स पॉइंट्स के ऊपर नहीं गया तो एक कंफर्मेशन बनती है कि मार्केट में अभी बुलिश प्रेशर है नहीं कि ये पीवट्स पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाए। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड कोई ले सकता था, बट वही लोग रिस्क लेंगे जिनका स्टॉप लॉस बड़ा रखने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, क्योंकि मुझे टारगेट इसके डबल रखना है। अगर स्टॉप लॉस ही मैं 70 पॉइंट का रखूँगा तो 140 पॉइंट मूव करने के लिए बहुत कम चांसेस है कि मार्केट मूव करे, कर भी सकता हूँ नहीं भी। बट मेरे को ट्रेड लेते समय सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ट्रेड में होने वाले लॉस को कम करना है। तो 70 पॉइंट अगर आप देखेंगे, और अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 75 से मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट में बता दीजिए कि एक ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाता है, एक लॉट लेने के बाद आपको कितना बड़ा लॉस होता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं मार्केट में मूवमेंट ऐसी चलती रहती है, और ये हालांकि आपके डायरेक्शन में ही जाता है। और यहाँ पर भी आकर ये सपोर्ट के पास से पूरा इसने S2 को कवर करने के बाद यहाँ से रिवर्सल लिया, लेकिन रिवर्सल कैंडल कोई बनी नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऐसे कोई ट्रेड देख नहीं सकते थे। वापस से ये मूव ऐसे करता रहता है। ये इतने बड़े बड़े मूव थे उस डेट के कि 70 पॉइंट्स की वजह से मैं इसको अवॉइड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड तो आपके फेवर में गया, बट 70 पॉइंट का ट्रेड मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगा के काम करना। तो मैं पर्सनली आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो अपने रिस्क को मैनेज करके आपको काम करें। जब आपका रिस्क ही बहुत बड़ा हो गया तो हो सकता है इस डेट में आप एक भी ट्रेड ना करें, ठीक है, कोई भी ट्रेड ना मिला हो, बट इस बात की तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने बड़े रिस्क को नहीं लिया। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ने कुछ ना कुछ आपके जो मेथड्स है ट्रेडिंग करने का उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की होगी। इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आप अपने जो स्ट्रेटजी को यूज़ करते थे उसमें डबल कन्फर्मेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये आपने सीखा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस जो मेथड्स को हमने यूज़ किया है इसको आप अपनाने के बाद, बैक टेस्ट करने के बाद, अपने होने वाले प्रॉफिट की इंक्रीमेंट में आपको कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली है कमेंट करके मुझे बताने की कृपया करें। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर नए किसी लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।